नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या क्या आज टॉपिक कवर करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फंक्शंस और इसके कंपोजिशन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन, ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक प्रकार का स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है। रेड कलर ड्यू टू हीमोग्लोबिन, जो इसका रेड कलर होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ब्लड मेक्स अप अबाउट 7% ऑफ बॉडी वेट। ब्लड जो होता है 7% बॉडी के वेट को बनाता है, यानी कि अगर किसी का बॉडी वेट 100 kg है तो उसमें से 7 kg जो होगा वो हमारा ब्लड होगा, ब्लड वॉल्यूम बनाएगा, ऑक्यूपाई करेगा। ब्लड वॉल्यूम जो नॉर्मल होता है मेल में 5 से 6 लीटर होता है, फीमेल में 4 से 5 लीटर होता है, और जो एवरेज वॉल्यूम होता है ब्लड का 5.5 लीटर के करीब होता है। पीएच हमारा ब्लड का होता है 7.35 टू 7.45। टेम्परेचर इसका होता है 38 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 1 सेल्सियस डिग्री ज़्यादा होता है हमारे ब्लड का टेम्परेचर। अब बात करते हैं ब्लड के फंक्शंस की। तो सबसे पहले जो फंक्शन में आ जाता है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, गैस का ट्रांसपोर्ट करता है, जिनमें से ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लंग्स में पहुंचाने का काम करता है ब्लड। और फिर दूसरा जो फंक्शन होता है उसका ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको टिश्यू तक पहुंचाने का काम ब्लड करता है। और फिर सेल के जो वेस्ट होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं उनको उनके आर्गन तक पहुंचाने की, जहां से वो एक्सक्रीट आउट हो सकें। जैसे कि सबसे मेनली जो आ जाता है वो किडनी होता है। सेल वेस्ट टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मेनली द किडनी। अब कंपोजिशन की बात करते हैं। ब्लड मेनली 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पसेल्स। प्लाज्मा जो होता है ब्लड का 55% ऑक्यूपाई करता है, जिनमें से प्लाज्मा में 92% वाटर पाया जाता है और फिर 7% प्रोटीन पाए जाते हैं, और 1% जो होता है उसमें मिनरल, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ग्लूकोज और सब ऐसे प्रोडक्ट पाए जाते हैं, जो कि 1% बचता है प्लाज्मा का। फिर ब्लड सेल्स जो होता है हमारा 45% ब्लड का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, जिनमें से आरबीसी हो जाते हैं, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स का अलग नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। अब बात करते हैं सबसे पहले प्लाज्मा की। प्लाज्मा इज ए स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड कंस्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा जो होता है हमारा स्ट्रॉ कलर का होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, जो कि 55% हमारे ब्लड का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। 90 टू 92% अब प्लाज्मा इज वाटर। प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर पाए जाते हैं। 7% उसमें प्रोटीन्स होते हैं, जिनमें से फिब्रिनोजेंस, ग्लोब्यूलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स होते हैं। मेनली 7% प्रोटीन्स में। अब बात करते हैं एल्ब्यूमिन्स, फिब्रिनोजेंस और ग्लोब्यूलिन्स का फंक्शन क्या होता है। एल्ब्यूमिन का फंक्शन होता है ऑस्मोटिक बैलेंस में काम करना एंड पीएच को मेंटेन करना। एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस एंड पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है। फाइब्रिनोजन जो हमारा होता है ये जरूरी होता है क्लॉटिंग या कोगुलेशन के लिए। ग्लोब्यूलिन जो होता है हमारा प्राइमरी इन्वॉल्व होता है डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। ग्लोब्यूलिन जो होता है वो डिफेंस सिस्टम में इन्वॉल्व होता है। प्लाज्मा आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड लिपिड्स, जो कि 1% में होता है। प्लाज्मा मिनरल्स, ग्लूकोज, एमिनो एसिड को भी स्टोर उसमें पाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए 90 से 92% वाटर हो गया, 7% प्रोटीन कंट्रीब्यूट करता है, जो 1% बचता है वो हमारा मिनरल्स, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स और लिपिड्स होते हैं, इसमें पाए जाते हैं प्लाज्मा में। अब बात करते हैं ब्लड सेल्स। प्लाज्मा तो हो गया, ब्लड सेल्स की बात करते हैं। ब्लड सेल्स में मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स,
WBC वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स। RBC में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है इसलिए उसका कलर रेड होता है। WBC में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता इसलिए वो वाइट होता है। अब बात करते हैं WBC। WBC को दो पार्ट में बांटा गया। नंबर 1 ग्रेनुलोसाइट्स, नंबर 2 एग्रेनुलोसाइट। यहाँ पर एग्रेनुलोसाइट्स होगा। ग्रेनुलोसाइट्स में आ जाते हैं एसिनोफिल्स, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। एग्रेनुलोसाइट में आ जाते हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब बात करते हैं सबसे पहले ब्लड सेल्स कार्पल्स में, यानी कि इसमें 3 टाइप के ब्लड पाए जाते हैं, ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स। अब सबसे पहले बात करते हैं एरिथ्रोसाइट्स यानी कि RBC की, रेड ब्लड सेल्स की। रेड ब्लड सेल में सबसे पहले इसका अपीयरेंस जो होता है बाइकॉन्केव डिस्क की तरह होता है। जो बाइकॉन्केव डिस्क है ये इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज। ये हमारे जो बाइकॉन्केव डिस्क होता है ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है फॉर गैस एक्सचेंज, यानी कि गैस को एक्सचेंज करने के लिए। थिननेस ऑफ द सेंट्रल पोर्शन, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं जो बीच में थिन है ये जो पोर्शन होता है अलाउ, जो कि फास्ट एंट्री को अलाउ करता है, एंट्री एंड एग्जिट को अलाउ करता है। द थिननेस ऑफ द सेंट्रल पोर्शन अलाउ फास्ट एंट्री एंड एग्जिट गैसेस। दे हैव नो न्यूक्लियस। RBC में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इनका डायमीटर होता है अबाउट 7 माइक्रोमीटर। RBC का डायमीटर 7 माइक्रोमीटर होता है। RBC का हाफ लाइफ होता है 120 दिन, यानी कि लाइफ स्पैन। इस RBC बनता कहाँ? ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। स्प्लीन इन चाइल्ड, बोन मैरो एंड लिवर इन एडल्ट। चाइल्ड में बोन मैरो और लिवर ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं इसलिए उनका जो RBC का प्रोडक्शन होता है स्प्लीन में होता है। एरिथ्रोसाइट्स नॉर्मल काउंट, RBC का जो नॉर्मल काउंट होता है या नॉर्मल वैल्यू होता है मेल में 4.5 to 6.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, फीमेल में 3.8 to 5.8 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल फ्रॉम स्टेम सेल्स टेक्स प्लेस अबाउट 7 days एंड इज कॉल्ड एरिथ्रोपोसिस। जो हमारा RBC का डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है वो 7 दिन में होता है और इस प्रोसेस को हम एरिथ्रोपोसिस कहते हैं। RBC के फॉर्मेशन की प्रक्रिया को हम एरिथ्रोपोसिस कहते हैं। बोथ विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर रेड ब्लड फॉर्मेशन। B12, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड्स आर रिक्वायर्ड, यानी कि विटामिन B12 और फोलिक एसिड जरूरी होते हैं हमारे रेड ब्लड फॉर्मेशन के लिए। अब बात करते हैं हम WBC की। WBC दे आर आल्सो नोन एज बॉडी डिफेंस सिस्टम। ये बॉडी डिफेंस सिस्टम के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्वॉल्व इन इम्यून फंक्शन, ये इम्यून फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। लार्जेस्ट ब्लड सेल होता है जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं यानी कि WBC। दे अकाउंट फॉर ओनली अबाउट 1% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। ये जो होते हैं हमारे ब्लड वॉल्यूम के सिर्फ 1% भाग ही एक्यूपाई करते हैं जो हमारे ल्यूकोसाइट्स होते हैं। दे कंटेन न्यूक्लियस। WBC में न्यूक्लियस और इंटरसेलुलर ऑर्गेनेली दोनों पाए जाते हैं, लेकिन जो हमारा RBC होता है उसमें ना तो न्यूक्लियस पाए जाते हैं ना तो इंटरसेलुलर ऑर्गेनेली पाए जाते हैं। ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव। जो हमारा ल्यूकोसाइट्स होता है वो शॉर्ट लिव, यानी कि जो इसका लाइफ स्पैन होता है वो बहुत कम होता है। अब बात करते हैं इसके कितने कैटेगरी होते हैं। वी हैव 2 मेन कैटेगरीज ऑफ WBC। नंबर 1 ग्रेनुलोसाइट्स, नंबर 2 एग्रेनुलोसाइट। पहला होता है जिसमें कि ग्रेनुल पाए जाते हैं, दूसरा होता है जिसमें कि ग्रेनुल नहीं पाए जाते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रेनुलोसाइट्स की। ग्रेनुलोसाइट्स में आ जाते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल जो होता है WBC का 60 से 65% ऑफ WBC ऑक्यूपाई करता है। 60 से 65% भाग WBC में न्यूट्रोफिल ऑक्यूपाई करता है। ये मल्टीलोब होते हैं, इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो मल्टीलोब पाए जाते हैं, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा लोब पाए जाते हैं इनके न्यूक्लियस में। ड्यूरेशन ऑफ डेवलपमेंट, इनका जो डेवलपमेंट का समय होता है 6 से 9 दिन तक होता है,
लाइफ स्पेन जो इनका होता है 6 से 9 घंटे का होता है, यानी कि लाइफ साइकिल 6 से 9 घंटे तक ही होता है। एक्ट एज ए फाइगोसाइट, इनका काम होता है फाइगोसाइट की तरह काम करना। एक्टिव साइट ऑफ इन्फेक्शन, जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ होता है वहाँ पर ये फाइगोसाइट की तरह काम करते हैं। अब बात करते हैं WBC के दूसरे कंपोनेंट की, एसनोफिल्स। एसनोफिल्स हमारा जो होता है WBC का 1 से 4% ही भाग ऑक्युपाई करता है। इनका जो न्यूक्लियस होता है बाइलोब्ड होता है, बाई मतलब 2, यानी कि इसमें सिर्फ 2 लोब ही पाए जाते हैं, जैसे कि ये होते हैं 2 लोब में, ऐसे न्यूक्लियस में पाए जाते हैं बाइलोब्ड। ड्यूरेशन ऑफ डेवलपमेंट इनका 6 से 9 दिन तक होता है। लाइफ स्पेन 8 से 12 दिन होता है। ये वर्क करते हैं, यानी कि इनका फंक्शन होता है किल पैरासाइट वार्म, पैरासाइट वार्म को मारने का काम करते हैं। और ये इनएक्टिवेट सम इन्फ्लामेटरी केमिकल्स ऑफ एलर्जी, ये कुछ इन्फ्लामेटरी केमिकल्स, एलर्जी के केमिकल्स को इनएक्टिवेट करते हैं। डिस्ट्रॉय एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, जो हमारे शरीर में एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन जाता है किसी फॉरेन पार्टिकल के अटैक करने पर, उनको ये डिस्ट्रॉय करते हैं। अब बात करते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो हमारा होता है 0.5% ही WBC का ऑक्युपाई करता है। इनमें हिस्टामिन कंटेनिंग ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। ड्यूरेशन ऑफ डेवलपमेंट, इनका ड्यूरेशन जो होता है 3 से 7 दिन तक होता है बनने का, डेवलपमेंट का। लाइफ स्पेन इनका होता है कुछ घंटे या कुछ दिन तक। रिलीज हिस्टामिन एंड अदर मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन में मीडिएटर की तरह काम करते हैं, जो कि रिलीज करते हैं हिस्टामिन और अलग कोई केमिकल को रिलीज करते हैं, अदर्स। अब बात करते हैं एक ग्रेनुलोसाइट्स की, जिसमें कि ग्रेन्यूल नहीं पाए जाते हैं। सबसे पहले उसमें होता है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो होता है व्हाइट ब्लड सेल का सबसे बड़ा ब्लड सेल होता है, लार्जेस्ट ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल। ये 4 से 8% WBC का ऑक्युपाई करते हैं। इनका डेवलपमेंट जो होता है 2 से 3 दिन में हो जाता है। इनका लाइफ स्पेन कुछ मंथ तक होता है। एज ए माइक्रोफेज, जिनका जो फंक्शन होता है माइक्रोफेजेस की तरह होता है, फाइटिंग क्रोनिक इन्फेक्शन, ये क्रोनिक इन्फेक्शन में फाइट करते हैं। अब बात करते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट कंटेन लार्ज न्यूक्लियस मोस्टली प्रेजेंट इन लिम्फेटिक टिश्यू। जो हमारे लिम्फोसाइट होते हैं उनमें लार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है और मोस्टली प्रेजेंट होते हैं लिम्फेटिक टिश्यू में। ये 2 टाइप के होते हैं, नंबर 1 T लिम्फोसाइट्स और दूसरा जो होता है B लिम्फोसाइट्स। प्रोवाइड स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस टू इन्फेक्शियस डिजीज, ये लिम्फोसाइट जो होते हैं स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस प्रोवाइड करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज के लिए। इनका जो नॉर्मल ल्यूकोसाइट काउंट जो होता है इन एडल्ट में 4000 से लेकर 1000 के बीच में होता है। अब देख लेते हैं WBC के ग्रेन्यूल्स की। न्यूट्रोफिल यानी कि जो मल्टीलोब होते हैं, और जो इस्नोफिल था वो यानी कि बाइलोब, यानी कि 2 लोब इसमें पाए जाते हैं। इसमें मल्टीलोब है 1 2 3 4, यानी कि 2 या 2 से अधिक है, यानी कि इसमें मल्टीलोब न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स आर आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स, मेगा कैरियोसाइट्स से ये बनते हैं। मेगा कैरियोसाइट्स एक स्पेशल सेल होता है जो कि बोन मैरो में पाया जाता है। वेरी स्मॉल यानी कि बहुत छोटे हैं होते हैं। नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क होते हैं। इनका जो डायमीटर होता है 2 से 4 माइक्रोमीटर होता है। इट कंटेन ए वैरायटी ऑफ सब्सटेंस दैट प्रमोट ब्लड क्लॉटिंग व्हिच काज हीमोस्टेसिस, ये बहुत सारे प्रकार के सब्सटेंस इसमें पाए जाते हैं, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर भी पाए जाते हैं जो कि हमारा ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग को प्रमोट करते हैं। व्हिच काज हीमोस्टेसिस, हीमोस्टेसिस 2 शब्द से मिलकर बना है। हीम मतलब ब्लड, स्टेसिस मतलब इनहिबिट करना, यानी कि इनहिबिशन, यानी कि ब्लड को इनहिबिट करना, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग करना। ए रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर व्हिच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अगर प्लेटलेट्स हमारे शरीर से कम हो जाएगा तो हमें क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, जो कि अगर क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगी तो एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, तो हमारे बॉडी से
ब्लड का लॉस हो जाएगा कहीं कटने या फ्रैक्चर होने पर। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन इज प्रोटीन इन योर ब्लड सेल। हीमोग्लोबिन जो होता है एक प्रोटीन होता है जो कि हमारे ब्लड सेल में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। दैट कैरीज ऑक्सीजन टू योर बॉडीज ऑर्गन एंड ट्रांसपोर्ट CO2 फ्रॉम योर ऑर्गन एंड टिश्यू बैक टू योर लंग्स। जो हीमोग्लोबिन होता है हमारा ऑक्सीजन को बाइंड करके टिश्यू या ऑर्गन या सेल में पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करके फिर वो हमारे लंग्स तक पहुंचाता है। सिंगल हीमोग्लोबिन कैरीज 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2। जो सिंगल हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाइंड करता है। बस आज के लिए यहीं तक। हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में ब्लड ग्रुपिंग की।